क्वेश्चन नंबर 14 का बी देखिए, स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर 14 का बी है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये दोनों लाइन जो है शो करना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, फर्स्ट लाइन के इक्वेशन को L1 मान लेते हैं, ठीक है। L1 क्या है आपका, x माइनस 5/4, और सेकेंड लाइन के इक्वेशन को L2, फर्स्ट लाइन के इक्वेशन को L1 मान लेते हैं, ठीक है। z प्लस 3 है, तो लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, x माइनस x1/a L1, y माइनस y1 L1 यहाँ होगा, y माइनस y1/m1 इक्वल टू z माइनस z1/n2 n1, ठीक है। ऐसा होता है। ये लाइन का ये लाइन का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ये लाइन जो है पॉइंट x1, y1, z1 से पास कर रहा है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो L1, m1 और n1 है, ठीक है। x के बाद माइनस का साइन होना चाहिए, y के बाद माइनस का साइन होना चाहिए, z के बाद माइनस का साइन होना चाहिए। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन बना लीजिए, इस फॉर्म पर लाने के लिए माइनस का साइन बना लीजिए। क्या लिखेंगे, z माइनस, और क्या लिखेंगे, -3 डिवाइडेड बाय -5। और लाइन L2 क्या दिया हुआ है आपका, लाइन L2 दिया हुआ है ठीक उसी तरह से, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और दो लाइन कह रहा है कि इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो दो लाइन्स L1 और L2 को इंटरसेक्ट करने का कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, यहाँ देखिए, दो लाइन दिया हुआ है x माइनस x1/L1, ठीक है, और y माइनस y, दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और दो लाइन इंटरसेक्टिंग तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। मतलब दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग तभी होगा जब वो दोनों लाइन, ये दोनों लाइन L1 और L2 कोप्लेनर होगा और दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों लाइन अगर कोप्लेनर है और डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों लाइन कोप्लेनर अगर नहीं होगा, एक प्लेन में नहीं होगा तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो लाइन को इंटरसेक्ट करने का दो कंडीशन है, लाइन्स क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, लाइन जो होना चाहिए कोप्लेनर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट पैरेलल। दो लाइन पैरेलल कब नहीं होगा, जब उन दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इसका मतलब L1/L2 का रेशियो, M1/N2 का रेशियो और N1/N2 का रेशियो, ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यही कंडीशन देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे फॉर L1 एंड L2 टू बी इंटरसेक्टिंग। L1 और L2 इंटरसेक्ट कब करेगा, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है पहला, यहाँ देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो इसी में देखिए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, देखिए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो में क्या किया गया, सेकेंड लाइन x2 में से x1 घटाया गया, फिर y2 में से y1 घटाया गया और z2 में से z1 घटाया गया। इसी में जहाँ x1 y1 z1 है उसके जगह है 5, 7 और -3। इसी में जहाँ x1 है, इसी लाइन में जहाँ x1 है, हेयर x1 के जगह क्या है देखिए, तो x1 5 है, y1 7 है और z1 आपका -3 है, x2 8 है, y2 4 है और z2 5 है। सब रख दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, x2 माइनस x1, x2 8 है, x1 5 है, 8 में से 5 घटा दीजिए, डिटर्मिनेंट लेना है 8 माइनस 5, फिर y2 माइनस y1, यहाँ y2 माइनस y1 है तो y2 के जगह 4 है, y1 के जगह 7 है, 4 में से 7 घटा दीजिए,
और Z2 माइनस Z1, तो Z2 क्या है आपका 5 है और Z1 3 है, -3 है, तो 5 में से -3 घटा देना। उसके बाद क्या करना है, देखिए फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ है L1 M1, सेकेंड रो में इस फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ है L1 M1 N1। तो फर्स्ट लाइन मेरा क्या है, L1 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो सेकेंड रो में लिख दीजिए 4 4 -5। और क्या है, और सेकेंड थर्ड रो में क्या है, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो 713 इक्वल टू 0। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो इसका मतलब ये लाइन कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर होने के साथ साथ लाइन पैरेलल भी नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल कब नहीं होगा, जब इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो L1 M1 N1 की जगह क्या है, 4 4 -5 है, 4:4:- 5 नॉट इक्वल टू क्या है, L2 M2 N2, L2 M2 715 713। ठीक है, यहाँ देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो अपने आप 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन रेशियो आपका प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। देखिए 4/7, ये 4 है, ये 7, 4/7, अब 4/1 इधर आएगा 4/1, और इधर क्या आ जाएगा -5/7। डायरेक्शन रेशियो आपका दोनों लाइंस का प्रोपोर्शनल नहीं है, और प्रोपोर्शनल नहीं है, और साथ ही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो मतलब दोनों लाइन कोप्लेनर भी है और पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपका इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग रखने के लिए ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना होगा। 18 देखिए, ठीक है, हमको प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, ठीक है। तो दोनों प्लेन के, जैसे ये प्लेन P1 हो गया, इस प्लेन को जो है, इस प्लेन को P1 मान लेते हैं, ठीक है, और इस प्लेन को P2 मान लेते हैं इसको। तो कोई प्लेन है जो P1 = 0 और P2 = 0 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, ठीक है। तो दो प्लेन हम बना लेते हैं, ये P1 प्लेन है, ठीक है, इसका इक्वेशन है, और एक और प्लेन है P2 है, ठीक है, ये प्लेन P2 है, ठीक है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो कोई रिक्वायर्ड प्लेन है मेरा जो P1 = 0 और P2 = 0 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो P1 = 0 और P2 = 0 कौन से लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी लाइन से जो है कोई भी रिक्वायर्ड प्लेन पास करता है। तो इस लाइन को हम मान लेते हैं AB मान लेते हैं, ठीक है, AB। तो लाइन AB से मेरा रिक्वायर्ड प्लेन पास कर रहा है, ठीक है, यही रिक्वायर्ड प्लेन है, यही रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है। IC का इक्वेशन निकालना है, ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन, इसी का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो बता चुके हैं, जब कोई प्लेन है जो P1 = 0 और P2 = 0 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, तो उसका इक्वेशन होता है P1 + λ P2 = 0 होता है, ठीक है। ये तो बताया गया होगा। तो इसीलिए जो है रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा, प्लेन 1 का LHS होगा जब RHS 0 होगा, ठीक है। प्लेन 1 का LHS यही होगा, ठीक है, जब RHS 0 होगा। अब P2 क्या है, प्लेन 2 का LHS है जब RHS 0 होगा। तो प्लेन 2 का LHS तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा लैम्डा छूट गया, ठीक है, यहाँ जो है लैम्डा छूट गया। अब इसी में x का कोफिशिएंट एक साथ कर लीजिए, y का कोफिशिएंट एक साथ कर लीजिए, और z का कोफिशिएंट एक साथ कर लीजिए, ठीक है।
तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, ये रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो देखिए रिक्वायर्ड प्लेन के इक्वेशन में अननोन क्या है आपका, अननोन आपका लैम्डा है। हमको इस प्लेन का रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्डा अननोन है इसमें। ठीक है, हमको लैम्डा वैल्यू फाइंड आउट करेगा। सो हम लोग लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, और ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तब ठीक है आपका, तो ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्लेन को अलग से बना लेते हैं, जैसे कि ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हो गया, अलग से बना लेते हैं रिक्वायर्ड प्लेन। ये रिक्वायर्ड प्लेन आपका हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, और ये जो रिक्वायर्ड प्लेन आपका है, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन को अलग से यहाँ बना लिए। ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये देखिए तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, x माइनस 2y x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 5। तो वो प्लेन भी बना लेते हैं। तो ये प्लेन जो है आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये देखिए इस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 5। इसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 5। ठीक है, देखिए ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों प्लेन्स का नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया इस प्लेन का नॉर्मल, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल, इसको नॉर्मल 1 कहेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल को नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, n कहेंगे। और आपका ये किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये नॉर्मल इसका हुआ। ठीक है, ये नॉर्मल जो हुआ इसका हुआ। इस प्लेन को हम मान लेते हैं प्लेन P मान लेते हैं। ठीक है, इसका नॉर्मल n हो जाएगा। और इस रिक्वायर्ड प्लेन को जो है हम लोग कुछ और मान लेते हैं, P1 P3 मान लेते हैं। ठीक है, ये P3 प्लेन है। ठीक है, हमको P3 का इक्वेशन निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल n3। ठीक है, तो ये प्लेन P1 हुआ, ये प्लेन P1 हुआ, ये प्लेन P2 हुआ। और ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है जो P1 इक्वल टू 0 और P2 इक्वल टू 0 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, उस प्लेन का नाम हम लोग P3 रख दिए हैं। ठीक है, तो प्लेन P3 जो है प्लेन P के परपेंडिकुलर है। तो दोनों प्लेन जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा। ठीक है, तो उससे आपका लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस नॉर्मल का देखिए, तो इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा आपका। अब देखिए प्लेन P के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, प्लेन P का में जो x y और z का कोफिशिएंट वो होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 -1 -2। और प्लेन P3, ये आपका प्लेन P3 है। ठीक है, ये आपका प्लेन P3 है। अब P3 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, P3 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, तो प्लेन P3 में x y और z का जो कोफिशिएंट होगा वो प्लेन P3 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल 3 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए नॉर्मल 3। तो प्लेन P3 में x का कोफिशिएंट क्या है, 4 लैम्डा प्लस 7 है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ लिखेंगे 4 लैम्डा प्लस 7।
और क्या होगा देखिए तो 3 लैम्डा माइनस 4। प्लेन P3 का इक्वेशन यही ना है, प्लेन P3 का इक्वेशन आपका यही है। अब प्लेन P3 के इक्वेशन में x, y और z का जो कोफिशिएंट होगा वही नॉर्मल 3 का भी, वो नॉर्मल 3 का डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। 4 लैम्डा प्लस 7, 3 लैम्डा माइनस 4, ठीक है। और क्या है आपका 7 माइनस 2 लैम्डा। अब देखिए आपको दोनों प्लेन नॉर्मल 3 और नॉर्मल दोनों आपको परपेंडिकुलर है, दोनों का डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, ठीक है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, आपका लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस प्लेन P इक्वेशन, हाँ यहाँ लिख देते हैं। नाउ गिवन क्या है आपका, प्लेन P का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन P। प्लेन P का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, जो प्लेन P3 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये प्लेन P का इक्वेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये प्लेन P3 है, ये प्लेन P3 है। अब प्लेन P का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्लेन P3 और P जो है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेन P3 और प्लेन P आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ प्लेन P3 का नॉर्मल N3 और प्लेन P का नॉर्मल N दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। प्लेन P3 का नॉर्मल, प्लेन P3 का नॉर्मल N3 और प्लेन P का नॉर्मल N दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे प्लेन, इस प्लेन P3 का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, प्लेन P3 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज 4 लैम्डा प्लस 7 और 4 लैम्डा प्लस 7 के करस्पॉन्डिंग देखिए, 4 लैम्डा प्लस 7 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 टाइम्स, क्योंकि नॉर्मल N और N3 आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 टाइम्स 4 लैम्डा प्लस 7 माइनस 1 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 4, और क्या है ये छूट गया 7 माइनस 2 लैम्डा, यहाँ छूट गया, और 7 माइनस 2 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग -2 है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेना है, तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा उसको प्लेन P3 के इक्वेशन में रख देना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। लैम्डा निकाल लेना है, लैम्डा का जो वैल्यू आएगा उसको प्लेन P3 के इक्वेशन में यहाँ रख देना है, ठीक है। तो रख कर जो है निकाल लेना है इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में 2 लाइंस दिया हुआ है, ठीक है। तो उन दोनों लाइंस के बीच हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है आपका L1, ठीक है। मान लेते हैं ये लाइन L1 है, इसका इक्वेशन है आपका x/2 इक्वल टू y/-3 i इक्वल टू z/1, ठीक है। और सेकेंड लाइन है आपका L2, इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है x-2/3 i इक्वल टू y-1/-5 i इक्वल टू z+2/2, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो दोनों लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोनों लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। तो दो लाइन L1 और L2 के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर होता है वही होता है, ठीक है। अगर ऐसा परपेंडिकुलर लाइन खींचिए जो L1 के भी परपेंडिकुलर हो और L2 के भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये जो लेंथ AB होगा, यही लेंथ AB जो होगा लाइन L1 और लाइन L2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब
दो लाइन L1 और L2 के बीच अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना रहे तो हम ऐसा लाइन चूज करेंगे जो L1 के भी परपेंडिकुलर हो और L2 के भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइन L1 को A पर कट करेगा और L2 को अगर B पर कट करेगा तो ये AB का जो लेंथ होगा वही इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो AB जो होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए हमको AB का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो AB का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको A का भी कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए और B का भी कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, ठीक है। तब AB का लेंथ हम इजीली निकाल सकते हैं। और क्या कहते हैं, और AB का इक्वेशन निकालना है। तो AB का इक्वेशन निकालने के लिए लाइन AB पर हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए और लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमको लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो लाइन AB के डायरेक्शन रेशियो को हम लोग मान लेते हैं ABC, ठीक है। और लाइन AB का जो, हाँ देखिए लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो हम मान लिए AB और C मान लिए, ठीक है। लाइन A कहाँ पर है, देखिए तो लाइन A जो है L1 पर है, ठीक है। लाइन A जो है L1 पर है, ठीक है। तो लाइन A पर कहीं भी पॉइंट लेना रहे तो उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर मान लेते हैं इसको R मान लेते हैं, से R। तो यहाँ देखिए तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या ले सकते हैं, A का कोऑर्डिनेट्स 2R माइनस 3R और R। ठीक उसी तरह से लाइन L2 कहाँ पर है, देखिए तो लाइन L2 जो है सॉरी ये पॉइंट B कहाँ पर है, पॉइंट हमको A का भी कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। AB का लेंथ निकालने के लिए A का भी कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए और B का भी कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो A का कोऑर्डिनेट चूँकि A चूँकि L1 पर है तो A का कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब उसी तरह से B चूँकि L2 पर है तो B का भी कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, ठीक है। तो B चूँकि L2 पर है तो इसको म्यू मान लेते हैं से। तो L2 पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, L2 पर कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 म्यू प्लस 2। और y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, माइनस 5 म्यू प्लस 1। इसको हटा दीजिए, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही निकल जाएगा आपका। AB का डायरेक्शन रेशियो जो है, जब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स मालूम है और B का कोऑर्डिनेट मालूम है तो AB का डायरेक्शन रेशियो B के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट घटा करके निकाल लेंगे, ठीक है। और B का Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 2 हो जाएगा। B का कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। B चूँकि लाइन L2 पर है, ठीक है, इसको म्यू माने तो B का कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। तो B का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखाएगा, B का x कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा 3 म्यू प्लस 2। अब y कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा माइनस 5 म्यू प्लस 1। और z कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा 2 म्यू माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, अब देखिए पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको R भी पता होना चाहिए और म्यू भी पता होना चाहिए। तो R और म्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए लाइन L1 और लाइन AB क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो और AB के डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग AB के लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो और AB के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 0 आना चाहिए। तो L1 का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। तो L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा आपका, L1 का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, लाइन L1 का जो डिनोमिनेटर है वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। लाइन L1 का क्या होगा 2 माइनस 3 1, ठीक है। और लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। तो लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, B के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट घटा दीजिए तो लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 3 म्यू प्लस 2। B के x कोऑर्डिनेट में से A का x कोऑर्डिनेट घटा दीजिए तो B का x कोऑर्डिनेट क्या है 3 म्यू प्लस 2 है, A का x कोऑर्डिनेट 2R है तो 3 म्यू प्लस 2 में से 2R घटा दीजिए। और उसके बाद B के y कोऑर्डिनेट में से A का y कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, क्या आ जाएगा माइनस 5 म्यू
प्लस 3r प्लस 1, ठीक है। और डी के जेड कोऑर्डिनेट में से ए का जेड कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, 2 म्यू माइनस आर माइनस 2। ये आपका किसका डायरेक्शन रेशियो निकल गया, लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो। और L1 का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, तो और आपको ये भी पता है L और ए बी आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब L और ए बी आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है दोनों लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 0 आएगा। तो दोनों लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो L1 और AB के लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3 टाइम्स 5 म्यू प्लस 3r प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे r और म्यू में एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 म्यू प्लस 2 म्यू 8 म्यू, 8 म्यू प्लस 15 म्यू 23 म्यू, ठीक है। r कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, r हो जाएगा आपका 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2r है, यहाँ पर r छूट गया, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा, -4r माइनस 9r माइनस 13r माइनस r माइनस 14r। अब यहाँ देखिए, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 1 माइनस 2 माइनस 1। इसी को लिखेंगे 23 म्यू माइनस 14r इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये हो गया r और म्यू में। हमको r और म्यू निकालना है, इक्वेशन निकालने के लिए r और म्यू का वैल्यू चाहिए। हमको r और म्यू में एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आया, ठीक है। r और म्यू में एक और इक्वेशन ले आइए, ठीक है। तो कैसे लाएंगे एक और इक्वेशन, एक और इक्वेशन लाने के लिए यहाँ देखिए, लाइन L2 और लाइन AB भी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन L2 और लाइन AB भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो और AB के डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम L2 का डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपका, नाउ L2 का डायरेक्शन रेशियो देख लीजिए, 3 माइनस 5 2 है, ठीक है। AB का डायरेक्शन रेशियोज तो आपको पता ही है ये, ठीक है। तो AB का डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपका, AB का डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, और L2 का डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, और आपको ये भी पता है L2 और AB आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 टाइम्स 3 म्यू। अब इससे r और म्यू में एक इक्वेशन ले आइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 म्यू प्लस 4 म्यू 13 म्यू, और 13 में से 25 म्यू घटा दीजिए। r कितना हो जाएगा, -6r अब -15r माइनस 21r अब -2r। अब कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 और 6 माइनस 5 1 अब 1 माइनस 4 माइनस 3, 6 माइनस 5 1 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये r और म्यू में सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। तब a और b को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व a एंड b, a और b को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और सॉल्व करने पर r का वैल्यू निकाल लीजिए और म्यू का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। r का वैल्यू निकाल लेना है और म्यू का। ये इक्वेशन r और म्यू में इक्वेशन a हुआ और ये r और म्यू में इक्वेशन b हुआ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके r और म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए
और आर और म्यू का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और म्यू का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो बी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ए और बी का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है तो ए बी का लेंथ भी निकल जाएगा, ठीक है। ए बी का लेंथ निकल जाएगा, ए बी का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो जब लाइन ए बी पर अगर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम रहता है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लाइन ए बी पर जब 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम रहता है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसका मेथड 2 भी देखिए। मेथड 2 में क्या करेंगे हम लोग? मेथड 2 देखिए, ठीक है। तो मेथड 2 में पहले समझिए क्या इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लेंथ निकालना है, ठीक है। अगर 2 लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ रहे और उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर लेंथ निकालना रहे तो हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक लाइन आपका जो है, एक लाइन आपका x माइनस x1 बाई L1 है, एक लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। 2 लाइन है आपका, ठीक है, 2 लाइन है, एक लाइन है L1 है, ठीक है। इसका इक्वेशन है x माइनस x1, और सेकेंड लाइन L2 है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस, ठीक है। 2 लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? दोनों लाइंस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरह से, ठीक है। यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी। इसी का लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। इसी का लेंथ आपको निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। तो ए बी का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? ए बी का लेंथ निकालने के लिए एक और तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है? तो सबसे पहला जो है क्या करेंगे, 2 लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो को कुछ मान लीजिए, ठीक है। लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो को कुछ मान लेंगे, ठीक है। ए बी के डायरेक्शन रेशियो उसको कुछ मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। लाइन ए बी के सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज़ को कुछ मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, और क्या करेंगे उसके बाद, लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी मान लिए, ठीक है। यही लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। हम लोग ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए लाइन ए बी चूँकि L1 के परपेंडिकुलर है, तो लाइन ए बी और L1 आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब A L1 प्लस B M1 प्लस C N1 इक्वल टू 0। और ठीक उसी तरह से लाइन ए बी L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो लाइन ए बी और L2 के डायरेक्शन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। इससे लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लाइन ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना है, ठीक है। तो ए बी का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना है, ठीक है। तो जब ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये a b का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। तो a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी निकल गया। मान लेते हैं ये L1 M1 N1 है, ठीक है। L1 है, L है, मान लेते हैं ये L है, ये M है और ये N है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये याद रख लेना है। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए,
एक और चीज़ देखिए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी हुआ, ठीक है, यहाँ कर देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी। अब देखिए लाइन L1 किस पॉइंट से पास करेगा, x1 y1 z1 से पास करेगा, तो यहाँ पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट P लिख लीजिए, ये x1 है, y1 है, z1 है, ठीक है। और लाइन L2 का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो लाइन L2 किस पॉइंट से पास करेगा, लाइन L2 पॉइंट Q से पास करेगा और उसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 और z2। ये PQ लाइन हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका PQ लाइन, ठीक है। आपको AB का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, ठीक है, लाइन AB का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है इसका, L M और N है, निकाल चुके हैं पहले ही हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल चुके हैं। तो लाइन AB का डायरेक्शन कोसाइन अगर जब मालूम चल जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AB का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L टाइम्स x2 माइनस x1, क्या होता है, L टाइम्स x2 माइनस x1, यहाँ m लेना है और y2 में से y1 घटा देना है, प्लस m टाइम्स y2 माइनस y1 और प्लस n टाइम्स z2 माइनस z। ये इस फार्मूला से भी जो है आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यही फार्मूला अप्लाई करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसे क्यों लिखे हैं, L टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस m टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस n टाइम्स z2 माइनस z1, क्योंकि यहाँ देखिए लाइन PQ का इस हाँ, ये डायरेक्ट यही फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो लेंथ आएगा डायरेक्ट इसी फार्मूला से आएगा, ठीक है। L टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस m टाइम्स y2 माइनस y1 और प्लस n टाइम्स z2 माइनस z1, ठीक है। डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर देना, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यही फार्मूला अगर अप्लाई करें तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, ABC का हम इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ को हम कुछ मान लेंगे, ठीक है, ABC मान लेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेंगे ABC और सबसे पहले ट्राई करेंगे हमको डायरेक्शन रेशियो ABC मिल जाए, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ABC फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चूँकि लाइन L1 और AB आपस में परपेंडिकुलर, तो लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियोज़ और AB का डायरेक्शन रेशियो दोनों को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो क्या आएगा, 2A माइनस 3B और प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। और सिमिलरली जो है L2 भी जो है आपस में L2 जो है AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो L2 का डायरेक्शन रेशियोज़ और AB के डायरेक्शन रेशियो दोनों को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो 0 आएगा। 3A माइनस 5B और प्लस C, 3A माइनस 5B प्लस 3A माइनस 5B प्लस 2C इक्वल टू 0, ठीक है। और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ABC निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए A बाई -1 B बाई -1 C बाई -1, ठीक है। इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A बाई 1 B बाई 1 C बाई 1, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ठीक है। हमको लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। हेंस यहाँ पर जो है A:B:C किसके इक्वल आया, किसके प्रोपोर्शनल आया, ये आया आपका 1:1:1 के इक्वल आया, ठीक है। तो AB का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ठीक है। हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, AB का डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गया। अब यहाँ देखिए AB का जब डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो इसका डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट कर लीजिए। ये कोई एक वाला निकाल लीजिएगा, प्लस वाला भी निकाल सकते हैं, माइनस वाला भी निकाल सकते हैं, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम केवल प्लस वाला ले रहे हैं, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय रूट 1 बाय देंगे रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 और 1 बाय रूट 3। अब आप ए बी का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लिए। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे हम लेंथ कैसे निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ देखिए ये लाइन ए बी जो है थोड़ा इसको जो है बड़ा कर देते हैं, ये मिटा देते हैं। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये ए बी ले लेते हैं, ठीक है, ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये लाइन L1 जिस पॉइंट से पास करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसको इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं x माइनस 0 y माइनस 0 और z माइनस 0। तो ये लाइन L1 जिस पॉइंट से पास करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। और ये लाइन L2 जिस पॉइंट से पास करेगा पॉइंट Q से पास करेगा तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 1 और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए IC में जहाँ x2 है उसके जगह 2 है। अब देखिए अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी इज गिवन बाय फार्मूला। इसमें L हो गया 1/√3, M हो गया 1/√3 और N हो गया 1/√3। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी मॉड लगाएंगे, ठीक है। L क्या हो जाएगा L टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस M टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस N टाइम्स z2 माइनस z1। अब इसमें जो है मॉड लगा दीजिए, ठीक है। तो इसमें L भी 1/√3, M भी 1/√3 और N भी आपका 1/√3 है। जहाँ x2 क्या हो गया, इसमें x2 2 है, x1 1 है, x2 y2 z2 x2 y2 z2 देखिए पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है। इसी में जहाँ x2 है उसके जगह 2 है, जहाँ y2 है उसके जगह 1 है, जहाँ z2 है उसके जगह -2 है। तो इसमें जो है x2 के जगह 2 रख देंगे, ठीक है, y2 के जगह 1 रख देंगे और z2 के जगह -2 रख देंगे, ठीक है। क्या है 2 1 -2। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, ठीक है। तो इसी में जहाँ P है उसके जगह क्या है 0 0 0 x1 0 y1 0 z1 0। तो यहाँ जो है इसके भी जगह 0 रख देंगे, यहाँ भी 0 रख देंगे और यहाँ भी 0 रख देंगे। और L आपका 1/√3 है, ये आपका 1/√3 है, ये भी आपका 1, M भी आपका 1/√3 है और N भी आपका 1/√3। सबका वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो रखने पर क्या आएगा देखिए, तो ये भी आपका 1/√3 है, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी जो हो जाएगा वो आपका होगा 2 - 0 2 और 2/√3, ये आपका √3 है, ठीक है। L आपका √3 है तो ये हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ देखिए अब 1 - 0 1 और 1 को 1/√3 से मल्टीप्लाई कीजिए 1/√3 प्लस ये -2 - 0 -2 और -2 को जो है 1/√3 से मल्टीप्लाई कीजिए -2/√3, ठीक है। तो 2/√3 से -2/√3 कैंसिल हो गया। तो ये डिस्टेंस ए बी क्या आ गया आपका 1/√3। तो यही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी आपका निकल गया, ठीक है। ए बी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल लिए। ये डिस्टेंस क्या आया आपका 1/√3 आया यहाँ पर।